हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज़ और मैं हूं आरजे अभिजीत। साथियों, आज संभाग पोस्ट की नज़र है इंदौर के छोटा नेहरू स्टेडियम पर। उसके पीछे भी एक छोटी सी बात मैं जिसकी शुरुआत करना चाहूँगा कि आज हमारे भारत देश में खेल कूद एक ऐसी कला है जिसके ज़रिए हम अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, साथ में हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन का लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोग मनोरंजन के साथ रुपए भी कमा लेते हैं, ये उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। बहुत से खेल हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कुश्ती की। कुश्ती भारत देश में प्राचीन काल से चली आ रही है और ये बहुत ही मनोरंजक खेल है। लेकिन इस खेल को इंदौर में ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसी कौन सी हस्ती है जिसने ना सिर्फ आगे लाया बल्कि एक साधना की है। इसके पहले कि मैं आज आपका परिचय इंदौर की एक जानी मानी हस्ती से कराऊं जिन्होंने कुश्ती के लिए अपना खून पसीना बहाया है, बात करें अगर हमारे देश में कुश्ती लड़ने वाले महान खिलाड़ियों की, तो अपने भारत देश का नाम कुश्ती की वजह से बहुत ऊंचा हुआ है। बहुत से भारतवासी इस खेल को देखने में पसंद करते हैं और इसको खेलने में भी पसंद करते हैं, और कुश्ती के ऊपर दिखाई गई आमिर खान की दंगल मूवी बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी और वाकई में यह कहानी हमको बहुत प्रेरित करती है। और बिल्कुल ठीक इसी तरह इंदौर में भी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे लौह पुरुष के व्यक्तित्व वाले एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने इंदौर के युवाओं को ही नहीं, देश के कई युवाओं को प्रेरित किया है। दोस्तों, आज संभाग पे नजर प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मान सिंह यादव पहलवान। ना सिर्फ एक जानी मानी हस्ती बल्कि खेल प्रकोष्ठ के एक ऐसे नींव, खेल प्रकोष्ठ के एक ऐसे पिलर जिन्होंने कुश्ती के लिए अपना खून पसीना बहाया है। ये खुसूसी तौर पर आइए मिलते हैं हम मान सिंह यादव पहलवान से, ओनली इन द प्रोग्राम संभाग पर नजर। मैं हूं आरजे अभिजीत।
और फिर एक दिन ऐसा आया, जो मैं सोचता था, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि एक दिन पुरस्कार में किसी को कार मिलना चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल मिलना चाहिए, किसी को टीवी मिलना चाहिए, किसी को फ्रिज मिलना चाहिए, किसी को लाखों रुपए इनाम में मिलना चाहिए, पहलवानों को फ्लाइटों से आना और जाना चाहिए। तो वो सब मैंने करके भी दिखाया। इंदौर शहर में ऐसे कई दंगल कराए जिसमें जिसमें मैंने इनाम में कार भी दी। तो मेरे देखा देखी जब और लोग जो मुझसे प्रतिद्वंदिता रखते थे, ये चाहते थे कि वो मुझसे अच्छा दंगल कराए, तो उन्होंने और अच्छी कार इनाम में दी, मुझसे भी अच्छी कार इनाम में दी। तो मेरा वो सपना साकार हो गया जो मैं सोचता था, कि एक दिन पहलवानों को कार इनाम में मिलनी चाहिए, और अच्छी से अच्छी कार इनाम में मिलना चाहिए। तो कारों का सिलसिला शुरू हो चुका है इंदौर शहर में। यहाँ मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि वाकई में अगर सेंट्रल इंडिया में कुश्ती के लेवल को लोटा ग्लास से एक ग्लैमर इंडस्ट्री तक जोड़ना हो, और उसी कुश्ती को जहाँ कहीं बाल्टी या इस तरह की चीजें दी जाती थी, उस पीड़ा को महसूस करना अगर किसी ने सीखा है तो हमारे मानसिंह भैया हैं। मानसिंह भाई, एक तुरंत सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि हम अक्सर कुश्ती की जब बात करते हैं तो दिल्ली हरियाणा के पहलवानों की, रुस्तम हिंद विश्वविख्यात ओलंपिक पदक के पहलवानों की भी बात करते हैं। मध्य प्रदेश क्यों पिछड़ा हुआ है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ अभिजीत जी आपको, और उन सभी को जो इस चैनल के माध्यम से हमारी बात को सुन रहे हैं। क्या होता है कि जैसा माहौल होता होता है, वैसा ही असर पड़ता है माहौल का लोगों पर, और वैसा ही असर पड़ता है। जैसे अब कुश्ती की आपने बात शुरू करी, तो मैं कुश्ती की बात बारे में बताना चाहता हूँ कि हम अछूते इसलिए हैं कि दिल्ली हरियाणा में हर घर के अंदर आपको एक पहलवान मिलेगा। किसान परिवार के लोग होते हैं जो पहलवानी करने आते हैं, वो साधन संपन्न होते हैं। यहाँ पर इंसान को अपना काम भी करना है, आजीविका भी चलाना है, अपनी पढ़ाई भी करना है, और अपना जॉब करना है। उसके बाद पार्ट टाइम में कुश्ती लड़ने आते हैं, जिसमें भी वो समय दे पाते हैं, 1 या 2 घंटे शाम को वो पार्ट टाइम करने आते हैं, और जितना वो कर सकते हैं उसमें करते हैं। जबकि पहलवानी के अंदर ये होता है कि सबसे पहले तो घर छोड़ना पड़ता है, आपको अखाड़े में रहना पड़ता है। दिल्ली हरियाणा के लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वो अखाड़े में रहना शुरू करते हैं। वहाँ पर 3-3 4-4 कोच होते हैं, जो अखाड़ा चलाने वाले लोग होते हैं। वो भी दीवानगी की हद तक अखाड़ा चलाते हैं, वो सिर्फ अखाड़ा चलाते हैं। अखाड़े में 1-1 2-2 एकड़ पे जमीन पे उनके अखाड़े हुआ करते हैं। जितनी सुविधाएं होती है पहलवान को तैयार करने के लिए, वो सारी सुविधाएं उनको वहाँ उपलब्ध होती है। वो मेट रखते हैं, मिट्टी रखते हैं, आधुनिक जिम रखते हैं, और रनिंग के लिए ट्रैक होता है उनके पास। उसके बाद 3-3 4-4 कोच होते हैं। अब वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि वहाँ दंगल खूब होते हैं। तो उनके अखाड़े ऐसे चल जाते हैं कि दंगल खूब होते हैं, तो पहलवान लोग पहलवानी करते हैं, और उन दंगलों में जाके अपना इनाम जीतते हैं। जो इनाम आते हैं, वहाँ के उस्ताद खलीफा जितने भी होते हैं, कोच होते हैं, उस इनाम से उस अखाड़े का भी नवीनीकरण करते रहते हैं, उस अखाड़े को चलाने में उनकी मदद होती रहती है। फिर वो एक स्तर होता है कि जब कंपटीशन ज़्यादा होता है, दिल्ली हरियाणा में कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे अखाड़े हैं, एक दूसरे से सब कुश्तियाँ लड़ते रहते हैं। और यही वजह है कि जब वो एक दूसरे से कुश्तियाँ लड़ते रहते हैं, तो एक दूसरे के बारे में उनको पता चलता रहता है। हफ्ते में 2-2 3-3 दंगल होते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में दंगल नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, महीनों में दंगल होते हैं। अखाड़ों के अंदर ये स्थिति है कि बच्चे आते हैं तो 4-5 बच्चे, आज आज बहुत कम है अखाड़ों में बच्चे आते हैं। फिर कोच होते हैं या नहीं होते हैं, ट्रेनिंग जैसे प्रशिक्षित कोचों की कमी है, कुछ अखाड़ों में है और कुछ में नहीं है। तो अपने तरीके से जो जैसी पहलवानी करता है वैसा होता है। लगता है कि फिर भी मध्य प्रदेश में
खास नियम होते हैं या उसकी कोई खास एक रियाज होती है? कुछ तो होता होगा। पहलवान आखिर पहलवान बनता कैसे? देखिए, बड़ी आसान बात है। ये पहलवानी करना, बोलना बहुत आसान बात है, लेकिन इसको करना बहुत लोहे के चने चबाने जैसा होता है। इसमें कहावत बोली गई है कि पहलवानी करना यानी लोहे के चने चबाना। लगभग 3-4 घंटे की मेहनत सुबह की होती है, 3-4 घंटे की मेहनत शाम की होती है, और वो भी बड़े अच्छे कोच उस्ताद खलीफा की देखरेख में होती है। बहुत ही महंगी डाइट होती है, उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद दंगल लड़ना, दंगल जीतना, कंपटीशन लड़ना, कंपटीशन जीतना, और अनुशासन से रहना, मर्यादा में रहना, नियमों का पालन करना। कुश्ती एक तपस्या है। इसको करना मतलब बहुत एक टेढ़ी खीर है। आज के युग में अगर जिसने ऐसी कर ली, कुछ ही ऐसे उदाहरण हैं, और वो सफल भी। कह सकते हैं साथियों कि जब बात कुश्ती की निकलती है खास तौर से, तो जैसे एक साधक अपनी साधना करके ईश्वर को प्राप्त करता है, उसी तरह कुश्ती वो कर्म है जिसमें एक पहलवान को साधना करनी ही पड़ेगी। मानसिंह भैया, हम लोग अभी कोरोना काल से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं, अनलॉक जरूर हुए हैं, लेकिन क्या इससे कुश्ती को कोई फर्क पड़ा है? पहलवानों को उनकी जिंदगियों पे कोई फर्क पड़ा? हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ा है। डेली रूटीन खराब हो गए लोगों के। आपने देखा जिम तक बंद है, तो कुश्ती करने का तो सवाल ही नहीं उठता कि दो लोगों को एक दूसरे के बहुत करीब आके जोर करना पड़ते हैं। फिर एक मैट पे 3-3 4-4 लोग, 4-4 जोड़ी बनाकर 7-7 8-8 लोग जोर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कसरत करते हैं। तो वो सब तो अभी बंद ही था। अभी अभी धीरे धीरे चालू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अखाड़ों में बच्चे कर रहे हैं। लेकिन जैसे बहुत तल्लीनता से जो पहलवानी होती थी, जो बहुत हम कर्मठता से करते थे, बहुत ही लगन से जो मेहनत करते थे, अब बिल्कुल फर्क पड़ा है उसका। होता है। कुश्ती की स्पेशली हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से ही कहीं ना कहीं यह दंगल की शुरुआत हुई थी। इसी मिट्टी से ही कुश्ती ने जाने कितने विश्वविख्यात पहलवानों को ओलंपिक तक पहुंचाया है। मानसिंह भैया, थोड़ा सा हम कुश्ती से बाहर निकल के राजनीति की अगर हम बात करें, तो ऐसा कौन सा वो एक वजह रही है कि आप इतनी शानदार उपलब्धि के बाद फिर इधर राजनीति राजनीति की तरफ आप? देखिए, क्या होता है कि जैसे मेरी भावना रही है शुरू में भी, कि मैंने बताया कि मैं पहलवान इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छे पहलवानों की कुश्तियाँ कराई है, जितने अच्छे पहलवान हमने बनाए हैं। वैसे ही अगर मैं राजनीति में जुड़ूंगा, राजनीति एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। आप जानते हैं कि राजनीति के माध्यम से हम आज की इस दुनिया में लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम ताकत में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। आज हम 10 लोगों की मदद अगर व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, तो हम 100 लोगों की मदद कर पाएंगे। मेरा बस सिर्फ इरादा ये है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, कि कुश्ती की ही सेवा करना है मुझे। तो मैं राजनीति में रहूं, मेरी लोकप्रियता अगर राजनीति में भुना सकता हूं मैं, तो मैंने सोचा कि कुश्ती के बड़े बड़े आयोजन कराने से ये हुआ कि एक आयोजन में लगभग 15-20 हज़ार लोग होते हैं, और मैंने 200-300 200-250 आयोजन कराए। तो उस लाखों की तादाद में लोग मुझे जानते हैं। तो इसका फ़ायदा मैं राजनीति में उठाना चाहता हूँ, और उठा राजनीति में फ़ायदा उठाने के साथ मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने पहलवान भाइयों की मदद कर सकूँ।
गीत संगीत की महफिल जमाते रहते हैं, तो मैं मुझे भी गुनगुनाने का अवसर मिलता है, और फिर सुनता बहुत ज़्यादा और गाता भी हूँ, लेकिन जितना अच्छा गा पाता हूँ कोशिश करता हूँ। अब मुझे दो चार गाने ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा प्रेरित किया, हो सकता है वो आपको भी पसंद आएगा, कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, कि जी वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो जीना इसी का नाम है। मैं मानसिंह भैया के लिए बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा जितने लोग हैं यहाँ जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए, क्योंकि ये वो व्यक्तित्व हमारे सामने है जिस व्यक्तित्व ने मुस्कुराते हुए अपनी उस गरीबी को चिढ़ाया है, और आज उस व्यक्तित्व के रूप में है कि इंदौर की एक ऐसी पत्रकारों की टीम उनको आज इंटरव्यू कर रही है, और जो प्रेरणा आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है, एक पहलवान के थ्रू जो बातें हमें मिल रही हैं कि बस आपको संघर्ष करना है, मुस्कुराते हुए जीवन के दुखों को, आंसुओं को भुलाते हुए आपको आगे बढ़ना है। राजनीति की अगर हम बात करें, मानसिंह भैया, आपका चूंकि राजनीति की तरफ रुझान है और पत्रकारिता में हम लोग का बड़ा सागर होता है, ये सवाल पूछने का मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि अभी राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से राजनीति के ऐसे खिलाड़ी होंगे, पहलवान होंगे, जो वाकई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आपको प्रभावित भी कर रहे देखिए, वो सारे लोग जो आप मुझे प्रभावित करते हैं, वो निश्चित रूप से आपको भी प्रभावित करते हैं, साँझ को आज क्या। और जैसे दिखता है ना, जैसे दिखता है कि कौन लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा, नरेंद्र मोदी मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर शहर में रमेश मेंदोला जी, जीतू जिराती जी, आकाश विजयवर्गीय जी, ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग लोगों की मदद के लिए काम करते हैं, ये राजनीति में सिर्फ मदद के लिए आए हैं। और यही बातें मुझे भी प्रभावित करती हैं, मुझे प्रेरित करती हैं अच्छा काम करने के लिए। हैं। एक प्रश्न और आ रहा है कि जब हम बात करते हैं युवाओं को, कई युवा आपको इस वक्त देख रहे हैं सोशल साइट पे हमारी संवाद पोस्ट को यूट्यूब चैनल पर, उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनके अंदर भी ये लौह व्यक्तित्व आए? काम के प्रति जुनून होना चाहिए, हम जो करें वो सबसे अच्छा होना चाहिए, ये मानसिकता होना चाहिए हर इंसान की, कि जिस भी फील्ड में हम रहे हैं उसमें नंबर वन हम ही हो। और बस यही एक वजह है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मानसिंह यादव जी का इंटरव्यू हम ले रहे हैं छोटा नेहरू स्टेडियम के उस मिट्टी पर जहां पर बड़े बड़े पहलवानों ने अपना दाव यहां पे लगाया है। लेकिन जब बात आती है दो मुख्य पहलवानों की, मैं अगर बात करूं मानसिंह भैया, तो एक दारा सिंह का नाम आता है, और एक पहलवान और है मास्टर संगी राम। अ, जब हम इन दो पहलवानों की बात करते हैं तो इनको याद करते हुए, नेहरू स्टेडियम को याद करते हुए, किस तरह की पिक्चर आपके जहन में आती इनके तो इतिहास रहे हैं, इस स्टेडियम में देश के बड़े बड़े दिग्गजों ने कुश्ती लड़ी, देश के सारे वो पहलवान जिनके नाम चलते हैं, इस देश में जिनके भी नाम हम सुनते हैं कुश्ती में, वो सारे इस मिट्टी के मैदान में कुश्ती लड़के गए हैं, ये छोटा नेहरू स्टेडियम की इस मिट्टी में। मास्टर चंदगी राम एक बहुत बड़ा नाम है, पूरा देश उनको जानता है, उनके सुपुत्र हैं जगदीश काली रमन पहलवान, वो भी डीएसपी है, अभी यूपी पुलिस में, और पहलवान रहे हैं बहुत बड़े, भारत केसरी, हिंद केसरी, रुस्तम हिंद, सारे खिताब जीते हैं उन्होंने। सोनिका काली रमन मास्टर चंदगी राम जी की बेटी का नाम है, वो पहली महिला हिंद केसरी
चुनाव को लेकर कोई तैयारी करने की कुछ मंशा रखते हैं? देखिए ऐसा है, राजनीति में राजनीति जितनी आसान दिखती है वैसी होती नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। और आम धारणा लोगों की राजनीति के प्रति अगर हम सर्वे करें तो अच्छी भी नहीं होती, ये एक कड़वा सच है। लेकिन मैं जुड़ा हूँ, मेरा ये मानना है कि इसमें अच्छे लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो अच्छे लोगों की गिनती में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ और अच्छे काम करके होना चाहता हूँ। रही बात चुनाव लड़ने की, तो अगर ये अच्छे लोग आएंगे चुनाव में, मुझे लड़ने का अवसर देंगे, और अच्छे लोगों को राजनीति में आगे आना भी चाहिए और आगे लाना भी चाहिए। और मैं अच्छा हूँ इसका प्रमाण जैसे आप लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हैं, जो ये मेरे पदभार ग्रहण में आए थे हजारों लोग, या जो लोग मेरे आयोजनों में आते हैं, तो मेरी अच्छाई वो लोग देखते भी हैं। अगर मैं अच्छा हूँ और ये लोग समझ रहे हैं, तो इन्हें, ये बड़े नेताओं को मुझे अवसर देना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं अच्छा ही काम करूँगा। एक बहुत ही खास जानकारी अभी यहाँ हमें जो प्राप्त हुई है मान सिंह भैया से, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत रूप से जितना मैं इनको जानता हूँ, ना सिर्फ एक लौह पुरुष व्यक्तित्व हैं आप पारदर्शी हैं, आप आगे की सोच रखते हैं, अपने देश को, अपने शहर को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अपने शहर की मिट्टी को कहीं भी मैला नहीं देखना चाहते हैं, अपने उन बच्चों को जिन्होंने आपने सिखाया है, जिनके आप गुरु हैं, उनको ओलंपिक्स तक देखना चाहते हैं। एक ऐसी सोच, एक ऐसा जुनून, एक ऐसा जज्बा और कहाँ मिलेगा जो हमें मानसिंह यादव जी में नजर आता है। तो बस चलते चलते हम यही कहेंगे कि जो मिट्टी आप ने अपने सर पे लगाई है, जिस मिट्टी के लिए आप लड़े हैं, जिस मिट्टी के लिए आप लड़ेंगे, जिस मिट्टी के लिए आप तैयार कर रहे हैं उन बच्चों को, उसी मिट्टी की कसम है उन सभी लोगों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि दुनिया में कुछ भी हो जाए इस मिट्टी की लाज रखना। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एक पहलवान कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जो ना सिर्फ पहलवान है बल्कि पहलवानों को तैयार कर रहे हैं, जिनके दिल में पीड़ा भी है, जिनके दिल में दर्द भी है, लेकिन उससे बढ़कर अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करने का जज्बा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मानसिंह भैया। चलते चलते दो शब्द और हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपने पूछा था मुझसे कि युवाओं के लिए क्या मैं बोलूं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आन अल्लाह, क्या बात है। देखिए एक बहुत अच्छी बात मुझे मानसिंह भैया ने याद दिला दी, मेरे अंदर के शेर को भी जगा दिया। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता यारो, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता यारो, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। मानसिंह भैया ने वो पत्थर बहुत पहले उछाल दिया था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो उस पत्थर को जो तेज गति से नीचे आ रहा है उसको पकड़ने की ताकत भी होना चाहिए। वो तभी होगी जब आप उस मिट्टी पे वापस कुश्ती लड़ेंगे, उस मिट्टी पे वापस लौटेंगे उस जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ एक व्यक्तित्व हमारे सामने, एक लौह पुरुष व्यक्तित्व जो है। इसी बात के साथ संभाग पर नजर के इस शानदार से प्रोग्राम में आप थे आरजे अभिजीत के साथ। लेकिन चलते चलते हमारी एक छोटी सी परंपरा है, आज हम हार फूल माला से स्वागत तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ एक छोटा सा गिफ्ट जरूर आपको हम मानसिंह पे देना चाहेंगे। संभाग पोस्ट की तरफ से एक सैनिटाइजर और वो मास्क है जो हमारे लिए, हमारे जिंदगी